तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैनल में। तो अब तक हमने देखा था लीफ का डैड क्या होता है। वैसे लीफ एंड इस मेजर का प्राइस क्या होगा? ज्यादा नहीं है डैड, वही कुछ 70-80 मिलियन। क्या 70-80 मिलियन? वही देख वो सोच रही होती है, क्या लीफ एंड अपने डैड को इतना बड़ा मेरे से गिफ्ट कर दिया? यंग सोन ने जो मुझे 130 स्क्वायर मीटर कर दिया है ना, वो इसके सामने तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे समधी जी, जरा मेरी बात सुनिए ना। मुझे अपना समधी मत बुलाओ, मैं तुम्हारा समधी बनने का लायक नहीं हूँ। मेरे जैसा गरीब तुम्हारा समधी कैसे बन सकता है? अरे मजाक मत करो समधी जी, अगर मेरी बेटी बुसुआंग लीफेंग की वाइफ बन जाए ना, तो उसके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? समधी जी, मैं तो इन दोनों की शादी के लिए एक अच्छा दिन भी दिखवा लिया है। 1 अगस्त इन दोनों की शादी के लिए बिल्कुल सही होगी। हमें उस दिन इन दोनों की शादी धूमधाम से मनानी चाहिए। तो ये बात तय रही। लीजी तो कह रहा होता है, मैं अपने बेटे के डिसीजन को सुनना चाहता हूँ। अगर वो चाहता है तो ये शादी होगी, वरना ही नहीं हो सकती। फिर हम वुसुआंग को देखते हैं, जो कि लीफेंग हाथ पकड़ते उसे कह रही होती है, अरे मेरे बाबू, क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से कि हम पहली बार रिलेशनशिप में आई थे? लीफेंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कह रहा होता है, हाथ छोड़ मेरा 2 टके की घटिया औरत। लीफेंग की बात सुन आंट वो चिढ़ते हुए चिल्लाकर बोल रही होती है, लीफेंग ये तुम्हारी किस्मत है जो मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए लॉयल भी है। तुम सोचते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें अच्छी बॉडी चाहिए, उसके पास है। तुम्हें खूबसूरत चेहरा चाहिए, वो भी है। तुम्हें इससे बेहतर और परफेक्ट लड़की और कहीं नहीं मिलेगी जो तुम्हारी वाइफ बन सके। बस इतना घमंड मत करना। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी से बेहतर लड़की तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लेना। तभी वहाँ वेम्पायर आते हुए कह रही होती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तो ये है लीफेंग की गर्लफ्रेंड वुसुआंग। माफ करना, पर तुम्हारी जैसी 36 लड़कियां ना लीफेंग के आगे पीछे भागती रहती हैं और हर एक दिखने में तुमसे बेहतर और औकात में भी तुमसे ज्यादा है। मेरी जांच के मुताबिक तुम एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई थी और अभी लीफेंग के स्कूल में काम करती हो और तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है ना? तुम्हारी जैसी बदसूरत और भद्दी शकल की मेंढक जिससे कि लीफेंग जैसा एक राजकुमार मिल गया था, ये तुम्हारी किस्मत थी। पर अफसोस तुमने उसकी कीमत समझने की बजाय उसे ठुकरा दिया और यांग सो कुन के साथ चली गई। सच कहूँ तो सो यांग सो कुन भी एक लीफेंग के बराबर नहीं हो सकते। तो तुम जरूर वुसुआंग की माँ होगी। देखा जाए तो तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं होगी, लेकिन दिखने में लगता है कि जैसे कुछ 60-70 साल की बुढ़िया हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा एक पैर पहले ही कबर में रखा हुआ है ना? वही आंट वो मन में सोच रही होती है, मैं सिर्फ 55 साल की हूँ, कमीनी लड़की, तुमने मुझे बुढ़िया कह दिया और ये भी कह दिया कि मेरा एक पैर कबर में है। तुम मुझे मारने की बददुआ दे रही है ना? और वो ये भी सोच रही होती है कि इस लड़की की फैमिली इतनी अमीर और ताकतवर है, लगता है मुझे अब इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो वुसुआंग, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहीं पीछे वो पाई कह रही होती है, तो अगर तुम इतने साल जीत चुकी हो तो दुनिया देखने का नजरिया भी बदल लो। बस एक छोटी सी गलती और जिंदगी भर का नुकसान हो सकता है। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी बेटी लीफेंग से बेहतर और किसी को नहीं ढूंढ पाएगी। उप्स, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा बातें कर रही थी, इस वजह से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गई। फिर वो लीफेंग के डैड के पास जाके उससे कह रही होती है, अंकल जी मेरा नाम ओयांग पाई है, मैं लीफेंग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये कैसे हो गया है? वही ओयांग पाई को देखकर लीजी तो सोच रहा होता है, ये लड़की सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि उसका अंदाज भी एकदम सलीन है। आवाज भी इतनी प्यारी और नरम जैसे कोई शहद की बूंद। ऊपर से तमीज भी इतनी अच्छी है कि पहली मुलाकात में ही इज्जत से अंकल कहकर बुलाया। और जो बात सबसे अलग है वो है कि ये लड़की किसी भी मामले में वुसुआंग से कई ज्यादा बेहतर लगती है। क्या सच समझने आई है या बस एक नया मोड़ है मेरी कहानी का? फिर लीफेंग और ओयांग पाई जो नजर से नजर मिलाकर कुछ बात कर रहे होते हैं। पता नहीं न जाने क्या बात कर रहे थे ये लोग। फिर हम देखते हैं ओयांग पाई लीजितो को वहाँ से ले जाते हुए बोल रही होती है, अंकल ये लगता है कि आप अभी अभी तुझो आए हैं, आप मेरे साथ चलिए, हम सिटी की सैर कर आते हैं। वहीं लीजी तो सोच रहा होता है, बहुत सी चीजें हैं जिस बारे मुझे लीफेंग से पूछना है, लेकिन हद हो गई, मुझे एक चांस तक नहीं मिला। फिर हम लीफेंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, डैड मेरा अगला मूव बहुत ही ब्लडी होने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इसे देखो। फिर हम देखते हैं कि यांगसो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लीफेंग अपने बड़े हाथ से यांगसो की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे नीचे पछाड़ देता है। यांगसो बोल रहा होता है, लीफेंग तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना मेरे पीछे जो बंदा है ना वो। तभी लीफेंग बोलता है, यांगसो कुन, तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, इसलिए इसे आराम से एंजॉय करेंगे। फिर वो उसकी लात को तोड़ देता है और एक कॉइन को बाहर निकालते हुए सोच रहा होता है, यांगसो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ एक बड़ी मछली को पकड़ने में। इतना कहने के साथ ही वो उस कॉइन को यांगसो के ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद यांगसो दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आह मेरा चेहरा, लीफेंग तुम कमीने, तुमने ये क्या किया, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। लीफेंग बोल रहा होता है, मैं तुझे इतनी तकलीफ दूंगा कि तू जिंदगी भर तड़पता रहेगा। और वो मन में सोच रहा होता है, अगर इस यांगसो को मैंने एक ही बार में मार दिया तो ये उसके लिए बहुत ही आसान होगा।
इसलिए मैं इसे एक दुख और तकलीफ भरी जिंदगी जीने दूंगा ताकि जो दर्द इसने मुझे दिया है उसका पूरा बदला मिले। यांग सो इतनी हिम्मत दिखाकर मेरे सामने आया है, इसका मतलब कोई तो उसके पीछे है जिसकी दम पर वो इतनी हिम्मत कर पा रहा है। मैं रिबन हुआ हूँ, तो इस बार अगर उस आदमी ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की ना, तो मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगा। जो भी मैं अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। अगर इस दुनिया के लोग मुझसे लड़ने की जरूरत करते हैं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। अगर हेवन भी मेरे खिलाफ है तो मैं पूरे हेवन को ही तबाह कर दूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लीफन अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया होता है। वो अपने डैड से कह रहा होता है, डैड वानो एली वाले मामले में मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, जो कि चू फैमिली के पेट्रियार्क चू ने मुझ पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे आपको सच बताना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, वैसे ये पूरा सच नहीं है, पर इतना सच जरूर है कि वो मान सके। माफ करना डैड, उस दुनिया की कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें नॉर्मल इंसान अभी समझने के लिए तैयार नहीं है। शायद किसी दिन ये बेटा आपको सब कुछ बता सके। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने डैड पर भरोसा नहीं है, मैं उन्हें सच सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर इस अजनबी और खतरनाक मार्शल आर्ट की दुनिया में डैड के बारे में जान गई तो वो उनका पीछा कर सकती है और हो सकता है कि उनकी मौत हो जाए। इस गॉड को अपने डैड की हिफाजत हर हालत में करनी होगी। लिजी तो बोल रहा होता है, तो ये बात है ओल्ड चूई तुम्हारी मदद कर रहे थे, अगर ऐसा है तो तुम्हें चू फैमिली के ऐसे को चुकाना होगा। लीफेन, एक अच्छे बेटे बनो और अपने वादे का मान रखो। फिर लीफेन अपने डैड से कह रहा होता है, डैड मुझे कई दिनों से आपसे एक बात पूछनी थी, एक जरूरी सवाल, मेरी मॉम अब वो कहाँ है? इतना पूछने के साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है, अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज में मुझे याद है कि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी। जब डैड की मौत हुई थी तब भी वो उन्हें एक बार भी देखने नहीं आई। मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर मॉम है कहाँ और वो उस वक्त आपको देखने क्यों नहीं आई थी, वो आखिर थी कहाँ? और डैड ने भी मुझे मॉम के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैं पहले भी कई बार उनसे इस बारे में पूछ चुका हूँ, लेकिन वो हमेशा कतरा जाते थे। घर में मॉम की एक फोटो तक नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मेरी मॉम बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन तब सिर्फ मैं 1 साल का था और मैं 21 साल का हो चुका हूँ। इन पिछले 20 सालों में मैंने मॉम को एक बार भी नहीं देखा। क्या डैड सच में रो रहे हैं? मेरे डैड हमेशा से बाहर से एक भोले भाले और अच्छे इंसान लगते थे, शायद थोड़े डरपोक भी दिखते थे, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत ही मजबूत हैं। ऐसा लगता है कि मॉम का मामला सिर्फ इतना सीधा साधा नहीं है जितना कि मैं सोचता था। शायद तब कुछ ऐसा हुआ था जो मॉम को मजबूर कर गया कि वो मुझे और डैड को छोड़कर चली जाएं। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। जिसने भी ये चाल चली है, कोई भी हो, अगर किसने मेरी फैमिली की शांति को तोड़ने की हिम्मत की है, मैं उनको बहुत ही बुरी तरह से तबाह कर दूंगा। तभी लिजी तो बोल रहा होता है, लीफेन, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मॉम के बारे में नहीं बता सकता। मुझे डर है कि तुम्हारी ताकत अभी काफी नहीं है। मुझे पता है कि तुम कुछ मार्शल आर्ट जानते हो, लेकिन ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुम अपने मॉम को बिना सोचे समझे ढूंढने के लिए निकल पड़े तो तुम उनकी जान खतरे में डाल दोगे, और इससे वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे जो तुम्हें और मुझे मारना चाहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान इस चक्कर में गवा दो। लेकिन एक बात जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम्हारी मम्मा इस छोटी सी फैमिली से बहुत ही प्यार करती थी। वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी लीफेन। उन्होंने सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया था। प्लीज समझने की कोशिश करो लीफेन। और अब चलो, मुझे वापस मोटर छोड़ दो लीफेन, मैं बहुत ही थक गया हूँ। लीफेन बोल रहा होता है, रुको, आप अब तक मोटर में ही रुके हुए हैं। आपको पता है ना कि मैं वानवाली का ऑनर हूँ। लिजी तो बोल रहा होता है, लीफेन मुझे पता है कि तुम वानवाली के बड़े बॉस हो और तुमने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। बस समझने की कोशिश करो, मैं एक गरीब इंसान जो कभी भी ऐसा आराम का दर नहीं डाल पाया और शायद जिंदगी भर नहीं डाल पाऊंगा। तुम्हारा डैड एक आम इंसान है। मैं पूरी जिंदगी बस सिंपल तरीके से जीता आया हूँ। 5 स्टार होटल, विला या कोई शानदार मेंशन, ये सब मेरी फितरत में नहीं है। फिर हम देते लीजिए तो वहाँ से जा रहा होता है। वही लीफेन सोच रहा होता है, पूर्वजों ने कहा है कि श्रद्धा वो है जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। बच्चों का फर्ज होता है कि वो अपने पेरेंट्स की इच्छा का मान रखे, उन्हें पीसफुल लाइफ जीने दे जैसे वो चाहते हैं। पास्ट लाइफ में मैंने वो सॉन्ग के साथ मेरे लिए सबको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि ना मैं सिर्फ अपने डैड के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया, बल्कि उन्हें अपनी मुसीबत में भी खींच लिया, और इसी वजह से किसी ने उन्हें मार दिया। इस बार मुझे अपनी जान लगा कर भी अपने डैड की पीसफुल लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर अगले सीन में हम यांगसो को किसी के साथ वीडियो कॉल पर देखते हैं। यांगसो वीडियो कॉल पर कह रहा होता है, यंग मास्टर सॉन्ग, आपको लीफेन को खत्म करना होगा। वो अब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। यंग मास्टर सॉन्ग, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। सॉन्ग कह रहा होता है, साओकुन फिक्र मत करो, थोड़ी देर हो जीने दो उस लीफेन को, उसका टाइम भी आने वाला है। मेरा तुमसे वादा है। उस गधे सिंह सेट के सेट मास्टर सीतू कांग से पंगा ले लिया है। ओल्ड मास्टर सीतू बहुत ही गुस्से में है। अब लीफेन जल्दी ही मरने वाला है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीतू खुद ही लीफेन को खत्म कर देगा और फिर सब कुछ अपने आप निपट जाएगा। लेकिन एक बैकअप प्लान हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अभी कुछ तैयार करता हूँ। मैं किसी को ढूंढ लूंगा जो लीफेन को अच्छा सबक सिखाए। तू टेंशन मत ले, सब सेट है, ये काम मुझ पर छोड़ दे। फिर अगले सीन में हम डायरेक्टर यांग को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है,
पिछले 2 दिन से उस बुढ़े आदमी पर नजर रखी है ना, तो कब एक्शन लेने वाले हो? यंग सॉन्ग को नंबर भी घायल है और हॉस्पिटल के बेड पर पड़े रहने को मजबूर है। यंग मास्टर सॉन्ग ने मुझे कहा है कि उस बुढ़े आदमी को सबक सिखाऊं। हमारी असली मंजिल लीफन के फादर हैं, है ना? तभी दूसरा एक बंदा बोल रहा होता है, बॉस हम उस पर नजर रखे हुए हैं। टारगेट इस वक्त एंटिक स्ट्रीट पर है, बिल्कुल हमारी शॉप के सामने। डायरेक्टर यंग बोल रहा होता है, बढ़िया, गांव के गवर बुड्ढे बस तैयार हो जाए ग्रेट शो देखने के लिए। फिर अगली सिनेमा में वैंग और लिजितो को देखते हैं, जहाँ वैंग लिजितो से कह रही होती है कि अंकल ये चूजों की फेमस एंटिक स्ट्रीट है, आप यहाँ थोड़ा घूमिए, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। लिजितो बोल रहा होता है, ठीक है मिस सोयांग, मैं बस यहाँ ऐसे ही थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ। फिर लिजितो एक एंटीक शॉप पर जाके मिट्टी के किसी चीज को उठाता है और उसे देखते हुए सोच रहा होता है, ये कितना सुंदर है ना, सोच रहा हूँ क्या मिस सोयांग को पसंद आएगा। वही हम पीछे एक बंदे को पास लेके भागते हुए देखते हैं, जो कि लिजितो के पास आके चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे बुड्ढे सामने से हट। इतना कहने के साथ ही वो लिजितो से जाके टकरा जाता है, जिससे लिजितो नीचे गिर पड़ता है। वही वो बंदा बोल रहा होता है, हाय वे मेरा ब्यूटीफुल वास, तुझको ये क्या हुई? वही नीचे पड़ा लिजितो बोल रहा होता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। फिर वो बंदा लिजितो की कॉल पकड़ते हुए बोल रहा होता है, साले बुड्ढे सॉरी बोलने से क्या होगा, तुझे पता है भी वो रियान वंश का कर्मो चीनी मिट्टी का वास था, अगर तोड़ दिया है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, जल्दी से पैसे निकाल और भरपाई कर, वरना कसम से तेरा काम तमाम कर दूंगा बुड्ढे। वही एक बंदा बोल रहा होता है, तूने वो चीनी मिट्टी का वास जानबूझकर तोड़ा है ना? उस बंदे की बात सुनकर लड़का बोल रहा होता है, अरे तू बीच में मत पड़, तुझे पता भी है कि वो शॉप किसकी है? वो तीन सेंगलियो की शॉप है। वही उस लड़के की सिस्टर बोल रही होती है, भाई चुप हो जा, वरना वो लड़का तेरे पीछे पड़ जाएगा। वही एक और बंदा बोल रहा होता है, तीन सेंगलियो यहाँ की सबसे बड़ी एंटीक शॉप है, पूरी एंटीक स्ट्रीट में मिस्टर लियो का बैकग्राउंड इतना बड़ा है कि कोठी बंगले वाले लोग भी उससे पंगा नहीं ले सकते, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। फिर हम लिजितो को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, अरे 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बताओ कि कितने का था, शायद मैं भरपाई कर सकता हूँ। और वो मनी मन सोच रहा होता है, सच बोलो तो ये बात मुझे दिखने में सिर्फ 100 रुपए का लगता है। गाइस अभी हम इस बंदे का नाम नहीं पता है, तो अभी के लिए हम इस बंदे को ब्रदर डी कहकर बुलाने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ब्रदर डी बोल रहा होता है, उस वास की कीमत 5 लाख थी, तो अब जल्दी से निकाल। 5 लाख? क्या मुझसे मजाक कर रहा है तू? ब्रदर डी लिजितो की कॉल पकड़ते हुए बोल रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, चुपचाप पैसे निकाल बुड्ढे, ये 5 लाख रुपए का था। वही लिजितो सोच रहा होता है, बस यही डर था मुझे, एक स्कैमर, सड़क पर चलते हुए सबसे बेकार इंसान जो मिल सकता है वो यही है। फिर ब्रदर डी लिजितो को धक्का देते हुए बोल रहा होता है, बुड्ढे जल्दी से पैसे निकाल और भरपाई कर, या फिर मेरे साथ चल, शायद मेरे बॉस के पास तेरे लिए कोई सॉल्यूशन हो। लिजितो बोल रहा होता है, भाई थोड़ा भाव कम कर सकता है, मैं 5 लाख रुपए नहीं दे सकता, शायद हम बातचीत से बात सुलझा सकते हैं। वो जो बंदा पहले यहाँ खड़ा था ना, उसने भी कहा था कि तू ही था जो मुझसे पहले आकर टकराया था, साफ दिख रहा है कि तूने जानबूझकर किया है, तो देखा जाए तो मैं तो बस। ब्रदर डी बोल रहा होता है, साले बुड्ढे एक तो मेरा वास तोड़ दिया और ऊपर से मुझे ही दोष दे रहा है, क्या तू मार खाना चाहता है? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पैसे दो बुड्ढे, वरना मैं शौक करूंगा कि आज तुम यहाँ से अपने पैरों पर घर वापस न जा पाओ। इतना कहते हुए वो कुछ लोगों को बुला लेता है, जो कि लिजितो को घेर लेते हैं। लिजितो बोल रहा होता है, मैं सच में इतनी रकम अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या तुम लोग बिल्कुल हार्टलेस हो? और वो मनी मन सोच रहा होता है, मेरे पास अपनी सेविंग में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन वो पैसे मैंने लीफेन की शादी के लिए रखा है, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन ये पैसे मैं इन लोगों को नहीं दे सकता। फिर लिजितो बोल रहा होता है, 50,000? मैं सिर्फ 50,000 रुपए दे सकता हूँ, बस इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, प्लीज समझो। ब्रदर डी बोल रहा होता है, क्या सिर्फ 50,000 रुपए? तू एक कंजूस बुड्ढा है, क्या तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अब प्राइस बढ़कर 6 लाख हो गया, नहीं रुक जा 7 लाख रुपए, क्या तुझे लगा मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ? अगर तूने और बकवास की तो मैं 10 लाख रुपए तक बढ़ा दूंगा, मेरा आवाज, मेरे रूल्स, तूने तोड़ा, तुझे भरना पड़ेगा, समझा? लिजितो सोच रहा होता है, ये लोग बिल्कुल भी समझने की तैयारी नहीं, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं मिस सोयांग के साथ शॉपिंग के लिए आता ही नहीं, अब मेरी वजह से लीफन भी इस मुसीबत में फंस जाएगा। फिर लिजितो ब्रदर डी के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा होता है, मेरे पास सच में तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, तो प्लीज मुझे जाने दो। ब्रदर डी बोल रहा होता है, तुम्हें छोड़ दूं? क्या तुम्हें लगता है कि मामला इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी फैमिली में से किसी को बुलाओ ताकि वो पैसे लेकर तुम्हें यहाँ से छुड़ा सके। फिर ब्रदर डी के बंदे लिजितो को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वाईफाई आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, वहीं रुक जाओ, मैंने कहा वहीं रुक जाओ। और वो सोच रही होती है, मैं तो बस टॉयलेट करने के लिए गई थी और जब मैं वापस आई तो ससुर जी तो कहीं दिख नहीं रही थे, वो तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ जमी हुई भीड़ को देखा, इससे मुझे अंदाजा लग गया कि यहाँ पक्का से कुछ बुरा हुआ है और मैं यहाँ देखने के लिए आ गई। अगर लीफे को पता चल गया कि मैंने अंकल को खो दिया था तो मैं उसे कैसे समझाती, शायद वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। देखकर लगता है कि अंकल ही किसी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे नहीं, मेरे ससुर जी किसी मुसीबत में फंस गए हैं।
मैंने कहा रुक जाओ, तुम नीचे दर्जे के गुंडे, एक बेकाका से ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम्हें पता भी है वो बुरा आदमी कौन है? तुम निकम्मे इंसान, जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर को दिन दहाड़े लूटने की? क्या तुम इसमें इसको छोटी चीज समझ रहे हो? तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो। सुना तुमने जो मैंने कहा? तुम जैसे समाज के कचरे, निकम्मे और बेकार इंसान, मैं तुम्हें कसे की तरह काट कर यहाँ चूजों के सड़क के कुत्तों को खिला दूंगी। मजबूर मत करो मुझे, सुनहरी बालों वाले। ओएम भाई की बात सुन बदरडी बोल रहा होता है, कौन है जो कि इस बुड्ढे को बचाने आया है? अरे ब्यूटी, तुम्हारी जुबान तो काफी तीखी है। अगर इस बुड्ढे की मदद करनी है तो बस 10 लाख कैश निकाल दो और फिर इस बुड्ढे को यहाँ से आराम से ले जा सकती हो। मैं एक समझदार और इज्जतदार आदमी हूँ, बस मेरे नुकसान की भरपाई कर दो और मैं इसे छोड़ दूंगा। वैसे भी अगर ये बात सबके सामने आ भी गई तो भी तुम कुछ साबित नहीं कर सकोगी, तो फिर इतनी मेहनत क्यों नहीं करनी? और वो सोच रहा होता है, सच कहूँ तो इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहली बार देखी है। ओएम भाई बोल रही होती है, क्या बस 10 लाख? ठीक है, ये लो चेक, अब मेरे ससुर जी को जाने दो। फिर बदरडी ओएम भाई के हाथ से चेक को छीन लेता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, तुम्हें लगता है कि बस एक कागज पर 10 लाख लिख दिए और काम हो गया? मैं कैसे मान लूं कि ये चेक असली है या नकली? मुझे सिर्फ कैश चाहिए। और वैसे भी ये प्रॉब्लम उस बुड्ढे की है, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो कम से कम 20 लाख नहीं 30 लाख रुपए देने होंगे। वहीं भाई बोल रही होती है, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ ये 10 लाख का चेक लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मुझसे या मेरे ससुर से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, सुनहरी बालों वाले, देर होने से पहले चेक को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और वो सोच रही होती है, आज मैं अपने बॉडी गार्ड्स को साथ लाना भूल गई। जब अंकल को शॉपिंग के लिए ले जा रही थी तो उनका ध्यान नहीं रहा। अगर मैं अपने बॉडी गार्ड्स को कैरी करती ना तो इन लोगों की औकात भी नहीं होती कि मुझे अंकल को हाथ लगा सके। बदरडी बोल रहा होता है, हे ब्यूटी, ये जो तुम यहाँ से दफा हो जाने की बात कर रही हो, क्या वाकई कुछ सीरियस होने वाला है? अगर मुझे 30 लाख रुपए नहीं मिले तो तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। लड़कों के लो इन्हें। फिर हम देखते हैं बदरडी के लड़के ओएम भाई और लिजितो को धक्का देते हुए ले जा रहे होते हैं। वहीं उन्हीं में से एक लड़का बोल रहा होता है, हे बुड्ढे, पैसे दो वरना उस लड़की के साथ हमारे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग शॉप के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ बदरडी बोल रहा होता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल करो और उनसे कहो कि कैश लेकर आए, वरना तुम दोनों में से आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, बस खड़े रहो यहीं। और वो सोच रहा होता है, मास्टर लियो ने मुझसे कहा था कि इस बुड्ढे का ऐसा उल्लू बनाऊं कि उसे वाकई में लगे कि वासुजी ने तोड़ा है। उसके बाद हमें इसे एक अच्छा सबक सिखाना है। पहले इसका सारा पैसा निकाल लो, फिर इसकी टांगे तोड़कर सड़क पर फेंक दो। किसने कहा था इसके बेटे को यंग शकुन और यंग मास्टर सॉन्ग से पंगा लेने को? अब भुगतो। और ये ब्यूटी कौन है मुझे नहीं पता, पर इसने इस बुड्ढे की मदद करने की हिम्मत की है तो इसने अपनी मुसीबत को बुला लिया है। फिर हम देते हैं लिजितो ओयांग पैसा कह रहा होता है, मिस ओयांग मुझे माफ कर दीजिए, आप भी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गयी। ओयांग भाई बोल रही होती है, अंकल चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी लिफन को अलर्ट कर दिया है, वो जल्दी हमें बचाने के लिए आता होगा और मैं श्योर करूंगी कि ये नीचे इंसान अपने गुनाहों की सजा भुगते। अंकल बस शांत रहो और अपने बेटे का इंतजार करो, उस पर भरोसा रखो। वहीं ओयांग भाई की बात सुन बदरडी बोल रहा होता है, हाँ तुम मुझे सजा दोगे? अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो यहाँ के मुझसे पंगा ले सके। फिर वो लियो को कॉल करता है और कॉल पर लियो से कह रहा होता है, हे बॉस लियो, आपने जिस बुड्ढे को पकड़ने को कहा था उसे पकड़ लिया गया है, क्या आप उसे देखना चाहोगे? वो जब कॉल पर बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक बंदा गायब हो जाता है। ये देख दूसरा बंदा बोल रहा होता है, बदरडी नियो भी अभी यहीं था लेकिन वो गायब हो गया, कोई हमें सिक्का बना रहा है। वही बदरडी बोल रहा होता है, हे कौन है वहाँ, सामने आओ। तभी दूसरे बंदे को भी कोई पीछे से खींचने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है, बदरडी मुझे बचाइए। वही बदरडी ये देख कि उसके सभी लड़के ये करके गायब हो रहे हैं, उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हे मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ तुम लोग, अरे कोई तो आंसर करो। तभी वहाँ लिन्यू आती है और वो उसके टोन में बोल रही होती है, अंकल क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? तो क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ? वही लिन्यू को देख बदरडी डरते हुए बोल रहा होता है, हाँ तुमने मुझे डरा दिया, तुम छोटी बच्ची, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? तुम कौन हो? क्या वो तुम्हें थी जिसने के पुट्टे तरीके से मेरे लड़कों को गायब कर दिया? लिन्यू बोल रही होती है, अंकल लिटिल लिन्यू तो ऐसी गंदी हरकत कर ही नहीं सकती। जस्ट किडिंग, मरने का वक्त हो गया है तुझ इंसान। मार खाने के बाद बदरडी बोल रहा होता है, भूत, डीमन गर्ल, व्हाट द हेल, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं कमीने। कौन था वो जिसने कि मुझे लात मारने की हिम्मत की? कौन था वो? फिर लिफन बदरडी की गर्दन पकड़ते हुए उस हवा में उठा लेता है और बोल रहा होता है, बहुत समझदार हो तुम, इतनी हिम्मत की मेरे डैड से पंगा ले लिया। वही बदरडी बोल रहा होता है, क्या तुम भी उस छोटी भूतिया बच्ची के साथ हो? मेरा गला छोड़ो और मुझे जाने दो, तुमने हमारे एरिया में आके हमें मारने की कोशिश की, मास्टर लियो तुम्हें इसकी सजा देंगे।
लगता है तुझे दूसरों के साथ स्कैम करने का बड़ा शौक है। तो चलो तेरा जबड़ा तोड़कर देखते हैं कि अब तू दूसरे के साथ स्कैम कर पाता है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर लियो अपने बंदों को लेकर आ जाता है और वो ली फैन को रोकते हुए कह रहा होता है उसके साथ डील करना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि ली फैन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बदरडी के चेहरे पे एक दो से लात मारता है। ये देख मास्टर लियो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कमीने, मैं तुझे रुकने को कहा था फिर भी तूने उसे पीना जारी रखा। लगता है तेरी हिम्मत सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तू क्या समझता है अपने आप को जो कि मेरे सामने कर रहा है और मुझे हुक्म देने की हिम्मत कर रहा है? मैं कौन हूँ? सुन बे कमीने, मैं इस शॉप का ऑनर हूँ। इस पूरी सिटी में कोई भी मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। बच्चे ये सब तेरी बुड्ढे बाप की गलती है। पहले उसने मेरे एंटीक वास को तोड़ा और फिर तूने मेरे आदमी को मारा। अब बता इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी कमीने। बच्चे तू और तेरा बुड्ढा बाप यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे जब तक मुझे मेरा 30 लाख रुपए कैश नहीं मिलता। अगर आज पैसा नहीं मिला तो तुम सबकी मौत पक्की है, समझा? अच्छा तो तू इस जगह का मालिक है तो फिर और भी आसान हो गया मेरे लिए। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मेरे डेट के लिए 100 मिलियन रुपीस का मुआवजा दे, तभी मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा, वरना तू अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। ओलिफर सोच रहा होता है तुमने मेरे डेट के साथ स्कैम करने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुझे जीने का शौक नहीं रहा। मास्टर लियो बोल रहा होता है बच्चे क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? पता है आज तक किसी ने मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर मास्टर लियो बोल रहा होता है मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ बच्चे, कोई भी जुगाड़ लगा और मुझे मेरे 30 लाख रुपए ला कर दे, वरना तुम लोग आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जिसे मर्जी बुला, फर्क नहीं पड़ता, अंजाम वही होगा। तुझे मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। दोनों रास्ते मेरे लिए एक जैसे ही हैं। अगर खुद को बचाने के लिए किसी को बुलाना है तो जल्दी कर, तेरा वक्त खत्म हो रहा है बच्चे। लीफम बोल रहा होता है अगर तुझे धीरे धीरे गेम खेलने का शौक है तो ठीक है, मैं तुझे सबके सामने इस स्टूडियो के लोगों की आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतना कहने के साथ ही वो अपने फोन को बाहर निकालता है। वही मास्टर लियो बोल रहा होता है तू कॉल करे या ना करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज तू यहाँ से आसानी से बचकर नहीं निकलने वाला। तुझे असल में समझ ही नहीं आ रहा है कि तू लड़ किससे रहा है। लीफम बोल रहा होता है ये बात तो मुझे तुझसे कहनी चाहिए थी कि तू बिल्कुल नहीं जानता कि तू किससे पंगा ले रहा है। इतना कहने के साथ ही वो किसी को कॉल करता है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मास्टर लियो बोल रहा होता है बस बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। लड़को जाओ और उसे खत्म कर दो। तभी पीछे से आवाज आती है अरे सब लोग साइड हटो, बदरसी आ रहे हैं। कौन है यहाँ का इंचार्ज? जल्दी मेरे सामने आ। मास्टर ली बदरसी के पास आके उससे कह रहा होता है कि अरे बदरसी किसने आपको मेरे इलाके में ऑफेंड कर दिया? बताओ मुझे, मैं अभी उसको सबक सिखाता हूँ। अगर ये बात नहीं है तो क्या आप यहाँ ईंटें खरीदने आए हो? मैं तुरंत किसी को बेचकर जो चाहिए वो मंगवा देता हूँ और पैसों की तो कोई झंझट ही नहीं, बिल्कुल फ्री में आपके लिए। लेकिन हम देखते हैं कि बदरसी मास्टर लियो को इग्नोर करके लीफे के पास चला जाता है और उससे कह रहा होता है मिस्टर ले आपने मुझे बुलाया, बताइए आपको मुझसे क्या काम था? लीफेम बोल रहा होता है सी इस कंपनी ने मेरे डेट के साथ स्कैम करने की हिम्मत की है और यही नहीं इसने मेरे डेट को धमकाने तक की हिम्मत की है, तो बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? परदेसी सोच रहा होता है क्या एक और, अभी कुछ दिनों पहले तो सियाफू ने मिस्टर ली से पंगा लिया था और अब फिर से किसी और ने पंगा ले लिया। अब कौन है जो मिस्टर ली से पंगा ले रहा है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो मास्टर लियो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वही मास्टर लियो बोल रहा होता है परदेसी एक मिनट रुको, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। लेकिन परदेसी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। कमी ने क्या कहा? एक्सप्लेन? तेरी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? फिर वो उसे लाते मारने लगता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है बड़े हिम्मत वाले हो, हाँ, जो कि तूने मिस्टर ली की बेइज्जती करने की हिम्मत कर ली। लगता है तुम्हें जीना पसंद नहीं। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बदरबा यहाँ आ रहे हैं, सब लोग उनका स्वागत करो। वहीं बदरबा को आते हुए देख मास्टर लियो सोच रहा होता है बहुत बढ़िया, बदरबा मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गए, अब तुम्हारा खेल खत्म पागल लड़के। फिर हम देखते हैं बदरबा शॉप के अंदर आ जाता है। वहीं नीचे पड़ा मास्टर लियो बोल रहा होता है बदरबा इस कमरे लीफे ने मुझे डराने की हिम्मत की है, आपको इससे मेरा रिवेंज लेना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बदरबा मास्टर लियो को इग्नोर करके लीफे के पास जाकर उसके सामने झुकते हुए बोल रहा होता है मास्टर लियो हम तैयार हैं, मैंने अपने नीचे काम कर रहे सभी लोगों को बुला लिया है, हजारों लोग बाहर खड़े हैं, बस आपके एक ऑर्डर का इंतजार है। फिर वो पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जिस किसी ने मिस्टर ली को ऑफेंड करने की हिम्मत की है ना, उसे जिंदा मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं कि बदरबा की बात सुन मास्टर लियो का एक बंदा उससे बोल रहा होता है मास्टर लियो हम क्या करें, जल्दी कुछ सोचिए। फिर हमें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है कि ये तो मेरे चैनफू हैं, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वही चिल्लाने की आवाज सुन मास्टर लियो बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मेरे चैनफू? इतना सोचने के बाद वो लीफेन से बोल रहा होता है कमीने बच्चे, मेरे अंकल यहाँ आ गए हैं, मेरा चैन मेरा अंकल है, उनके सामने तेरे इन लोगों को भी झुकना होगा। फिर मेरा चैनफू को अंदर आते हुए देखो सोच रहा होता है मेरा चैनफू मेरा दूर का रिश्तेदार है, इसलिए वो मुझे यहाँ बचाने के लिए आया होगा।
सिर्फ वो कमीना बदतमीज लीफन कोई नहीं, बल्कि ये बदस्सी और जीवा को भी तुम सबको सजा मिलेगी। अंकल चैन, मुझे बचाइए, यहाँ कुछ लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। अंकल चैन, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ हूँ, क्या आप मुझे भूल गए? मैं आपका मामा का चाचा का बुआ का लड़का हूँ। हेलो अंकल चैन, आप सुन रहे हैं ना? मिस्टर ली, मैंने इस बार में जानकारी इकट्ठा की है। ये लियो अक्सर एंट्री स्ट्रीट में टूरिस्ट के साथ स्कैम करता है और उन्हें अपनी ताकत से धमकाता है, और ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया हो। हमें इस क्रिमिनल को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। मिस्टर ली, मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरा इस बॉस लियो से कोई भी लेना देना नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो मन सोच रहा होता है, मूडा मानसू वाले मामले में अगर मिस्टर ली ने उस वक्त मदद नहीं की होती तो अंजाम काफी बुरा होता। ये सिर्फ आपकी वजह से है कि आज भी मैं मेयर हूँ। आप मेरे लिए एक गुड लक है मिस्टर ली। मैं कभी भी आपके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता मिस्टर ली। इतना सोचने के बाद वो बुरा होता है, मिस्टर ली, ये आदमी पहले भी मेरे पास आया था और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे मना कर दिया था। कितना परेशान करने वाला इंसान है ये। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि जो भी लिफन का साथ देगा उसे इनाम मिलेगा। यही वजह कि मैं चैन लियो का साथ नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि शॉप के बाद कई सारे टैंक्स आने लगते हैं, जिन्हें देख वहाँ खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मिलिट्री वो यहाँ क्यों आई है? फिर हम देखते हैं कि टैंक्स में से सोल्जर शॉप के अंदर मास्टर लियो के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। क्या लेजर्स? लेकिन ये मेरे ऊपर क्या कर रही हैं? फिर हम देखते हैं कि कार में से सूरम बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। फिर वो लिफे के पास जाकर उसे ग्रीट करता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, मेरे दोस्त की बेटी सुपरस्टार मूडोंग वांसू की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उठाकर मिस्टर ली ने एक बड़ा एहसान किया है देश पर। मेरे एक आदमी ने मुझे आपकी कॉल के बारे में बताया, मैं तुरंत समझ गया और बिना देरी किए यहाँ आ गया, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। इन मिलिट्री सोल्जर्स को यहाँ ला के इसके लिए प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिर हम मास्टर लियो के बंदे को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, ये कैसी हालत हो गई है? क्या हमने किसी बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है? क्या यहाँ कोई जंग छिड़ने वाली है? और यहाँ तो आर्मर्ड व्हीकल और स्नाइपर्स तक आ गई हैं। आखिर ये बंदा है कौन? वही हम मास्टर लियो को देखते हैं जो कि अपनी पकड़ को पॉइंट हुए देख डर के मारे सोच रहा होता है, साले अंशों की वजह से सब गड़बड़ हो गया। उस हरामी ने लीफन को प्रवोक कर दिया और अब हम सब फंस गए। कसम से मन तो ऐसा हो रहा है कि अभी के अभी जाके उसे अंशों के हड्डियां तोड़ दूं, उसके पूरे खानदान को तबाह कर दूं। लगता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है ना? अब तो मिलिट्री तक आ गई है। ये बंदा है कौन? यांगसो ने किस बड़ी मुसीबत को ऑफेंड कर दिया? क्या उसने पहले इस बच्चे का बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? वो सच में गधा है। इतना सोचने के बाद वो लिफन के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नाराज कर दिया, प्लीज मुझ पर रहम दिखाइए, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। तभी लिफन मास्टर ली को थप्पड़ मार देता है और बोल रहा होता है, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ गधे। क्या तूने मेरे डैड से माफी मांगी? क्या तूने जबरदस्ती उनसे 30 लाख रुपए नहीं मांगे थे? अगर इतनी ही लालच है तो एक और तुझे 30 लाख रुपए देगा। क्या हिम्मत है तुझमें मुझसे पैसे लेने की? एक बार हाथ बढ़ा के तो देख, मौत तेरी तरफ बढ़ेगी। इतना कहने के बाद वो उसे और भी थप्पड़ मारने लगता है। फिर मास्टर ली लिफन के सामने भीख मांगते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली मैं आपसे पैसे लेने की मन नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी आपको या आपके डैड को पैसा नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ तो तुझे कीड़े, इस लौट के पूरी तरह एंटरटेन होने से पहले मजाक कर रहा है क्या? बेचारा बोला बाला गधा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अब तुझे असल दुख क्या होता है वो महसूस होगा। सी अपने आदमी को लेकर आओ और इसके पैराशूट को तबाह कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये नीचे से कैसे तड़पता है। ब्रदर्स ही बोल रहा होता है, जी मिस्टर ली, मैं अभी आपका काम करता हूँ। हमारे बिग बॉस का ऑर्डर मिल चुका है, इस दुकान को चूर चूर कर दो, ये किसी काम की नहीं है। वैसे अंदर का डेकोरेशन तो काफी महंगा और नया लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी तोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि ये जगह बिल्कुल बर्बाद हो जाए, लड़कों शुरू हो जाओ। फिर वो लोग डंडे से शॉप को तोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वही मास्टर लियो ने रुकते हुए बोल रहा होता है, रुको प्लीज, मेरी शॉप को नहीं, प्लीज। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और शॉप को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देख मास्टर लियो बोल रहा होता है, प्लीज मेरी शॉप को मत तोड़ो, मैंने इसे तैयार करने में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो प्लीज इसे नहीं। वही लिफन बदबा से बोल रहा होता है, जी बा, इस पूरी दुकान को मिट्टी में मिला दो। समझ गया मिस्टर ली। फिर हम देखते हैं कि जेसीबी ने मास्टर लियो की पूरी शॉप को मिट्टी में मिला दिया होता है। ये देख मास्टर लियो बोल रहा होता है, मेरी शॉप, मेरी ब्यूटीफुल शॉप, तुमने ये क्या किया? मैंने इसे रेनोवेट करने में 10 मिलियन रुपए खर्च किए थे। फिर लिफन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ इस जगह को रिपेयर करने के लिए, ताकि मेरे आदमी इस दुकान को 3 बार और तोड़ सके। ये तुम्हारी सजा होगी। अगर तुमने दोबारा सीधे साधे लोगों के साथ स्कैम करना चाहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तुम कमीनो, तुमने मेरे डैड को परेशान करने की हिम्मत की है तो अब जाओ नर्क में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन अगर तुमने मेरे डैड के पैसों को लूटने की हिम्मत की है तो तुम्हें नर्क ही जाना होगा। ये सब देख लीजिए तो बुरा होता है, लिफन ये सब कौन है? क्या ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? फिर हम देखते हैं कि लिफन अपने डैड के साथ वहाँ से जा रहा होता है। वहीं बाकी सभी लोग पीछे झुके हुए होते हैं।
तो इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।